जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2013 से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी अक्सरियत के साथ जो है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जीत जाएगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी की क्या वजह है, क्या वजह है कि वो हर इलेक्शन जीत जाते हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ महर तनवीर मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और बड़े दिनों के बाद आज ये हमारे चैनल पर आए हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर सबसे पहले इनका हाल चाल पूछते हैं, फिर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कहाँ गायब थे इतने दिन? हमारी ऑडियंस ने बड़ा मिस किया आपको। जी मैं आउट ऑफ सिटी था, तो आपको भी इस चीज़ का इल्म है और ऑडियंस को भी बता देता हूँ, आउट ऑफ सिटी में था, बट आज जैसे सिटी में आया हूँ और आपकी कॉल आई और मैं हाजिर हो गया हूँ। जबरदस्त। आज का मुद्दा आपको पता होगा, इस वक्त जिसने इंटरनेट पर आग लगाई हुई है, सोशल मीडिया पर हर जगह तहलका मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो जमात है बीजेपी, वो दिल्ली में इलेक्शन जीत गई है। क्या कहना है चाहेंगे आप इस पर? ऐसी क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जमात है इतनी भारी अक्सरियत के साथ दिल्ली में इलेक्शन जीत जाएगी? देखिए, सबसे पहले समझने की हमें ये ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बिल्कुल। बट उनके पास कैपिटल के अंदर जो है वो बैठे हैं वजीर आजम बन के, बट उनके पास जो उसका सूबा है उसकी हुकूमत नहीं है। मतलब भी एक सोचने वाली बात है कि 3 बार का वजीर आजम अपने कैपिटल के अंदर, उसकी हुकूमत नहीं है। बस जस्ट एक विफाक है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, बस आप उसके दायरे में है, बट आपके पास सूबा नहीं है। जैसे कि अभी पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और फेडरल में भी उनकी हुकूमत है। तो इसी तरह देखिए, सबसे पहले ये होता है अवाम सोचती है, सोचकर जब वोट करती है और उसकी परफॉर्मेंस पे जब सियासतदान के ऊपर वोट आता है तो फिर मुल्क की बेहतरी होती है। देखिए, शख्सियत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, अवाम वोट देती उनको? कभी भी नहीं वोट देते। अवाम की राय का, अवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है, उसके ऊपर आपको लब्बैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए, ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखें, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखिए, काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? देखिए, 2013 से वहाँ पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहाँ पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर कि उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते और उन्हें जीत के दिखाए हैं। देखिए, उनको इस चीज़ का क्यों था कि हम लोग यहाँ से नहीं मतलब जीतने देंगे, हम जीतेंगे। देखिए, बिजली उन्होंने फ्री की हुई वहाँ पर, पंजाब तक बिजली उनकी फ्री जा रही है। यानी कि लगभग, मैं रॉन्ग ना हूँ, लेकिन 300 से आई थिंक 600 के राउंड बाउंड यूनिट है वो जो फ्री देते हैं। 300 यूनिट फ्री है तकरीबन, इतने 300 यूनिट फ्री वो देते हैं। यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम के वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए, कई चीजें होती हैं कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना, जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहाँ पर कुछ हमारे जराए वो खबर हमें कोई दे देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। देखें,
किसी भी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना, किसी सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पर ये आवाम उम्मीद रखती है कुछ बेहतर हो। तो अगर बेहतर उनके लिए मोदी है, हमें क्या इससे फर्क पड़ता है, उनके लिए बेहतर है। बट यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबक सीखने वाली बात है कि वक्त का चाहे वजीर आजम हो, चाहे ओपोजिशन लीडर हो, जब इलेक्शन हो जाता है ना भाई, चुप करके मुंह बांध के 5 साल अपने घर में बैठ जाए, ना जलील करे आवाम को। देखें इंडिया के अंदर भी तो 5 साल वजीर आजम पूरे कर रहा है, ऑपोजिशन को निकलती सड़कों के ऊपर, एहतजाज होता है उनके मुल्क में भी। एहतजाज ये होता है कि आप महंगाई कम करें, एहतजाज ये होता है कि आपकी ये पॉलिसी गलत है, बट ये एहतजाज नहीं होगा भाई आप नए इलेक्शन ही करवा दें। अच्छा, हमने कभी इंडिया में नहीं ये देखा कि एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान के ऊपर केस किया हो। यहाँ पे आप देखें कि एक जमात हुकूमत में आती है तो दूसरी जमात के ऊपर वो केसों का अंबार लगा देती है, लेकिन हमें ये चीज़ कभी इंडिया में देखने को नहीं मिली। देखिए किसी भी मुल्क की तरक्की में यही चीज़ अहम होती है कि आप सियासतदानों को बैक करें, आप सियासत को चलने दें। आप हर एक लिमिट होती है, आप उसके अंदर सियासतदान रहे, इदारे उसके अंदर रह के काम करते हैं, वो मतलब मुल्क ठीक चलता है। अब देखें कि यहाँ पर जो आता है वो एक इस तरह की आईनी तरमीम लेके आ जाता है, अपने लिए लेके आ जाता है, अवाम को उससे कोई फायदा नहीं है, अपने लिए लेके आता है और दूसरे सियासतदान के ऊपर वो उंगली उठाता है। उसको ये सोचना चाहिए कि 5 साल के लिए कुर्सी मुझे मिली है, बाद में शायद इसी के पास चली जाए, तो ये शायद मेरे ऊपर ना उंगलियां उठाना शुरू हो जाए, ये मुझ पे केस ना करने चले जाए। देखिए हम इंडिया ना तो हमें खाने को देता है, हम अपने मुल्क में बैठे हैं, लेकिन हमारे अगर पड़ोसी मुल्क अच्छा कर रहा है तो हमें तारीफ करने पे हम मजबूर हैं, उनकी पॉलिसी की तारीफ करने पे मजबूर है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते नहीं थकते। इवन कि हमारे जो पार्लियामेंट है उनमें खड़े होकर हमारे जो हुक्मरान है ये बात कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतरीन है कि वो चांद पे पहुंच गई और हमारे बच्चे जो है वो गटरों में गिर के मर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, जब वो भी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जब वो बात करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी आपने ये सुना हो, कभी भी हमारी असेंबली के अंदर किसी ने कहा हो यार ईरान की बड़ी खारजा पॉलिसी तगड़ी, कभी सुना? नेवर। अफगानिस्तान की सुना हो कभी आपने? बांग्लादेश की कभी फॉरेन पॉलिसी के बारे में सुना हो? भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, मालदीव के बारे में, मतलब किसी भी जो और हमारे करीब करीब है, फलस्तीन के बारे में किसी की नहीं सुना। उनकी क्यों सुनते हम? उनके काम इस तरह के, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं तो अवाम उन पे बात कर रही है ना भाई। हमारे सियासतदान असेंबली के अंदर खड़े हो रहे हैं, 99 नाम अल्लाह के ऊपर लगे हुए, उसके साए के नीचे खड़े होकर भी अगर हमारे सियासतदान गलत बयानी कर रहे हैं फिर इनको तो पकड़ होगी, या तो वो सच कर रहे हैं बात, और भाई उसी असेंबली में खड़े होकर अगर आप सच बात करते तो वही कानून आप बनाने के अहल है, बनाए क्यों नहीं बनाते वो कानून? किसने रोका है? वोट पावर आपके पास, अवाम ने आपको वोट दे दिया, अवाम अपने टैक्स के पैसों से आपको वहां पर हर चीज प्रोवाइड कर रही है, अवाम अपने टैक्स के पैसों से आपको फॉर्च्यूनर भी लेके दे रही है और खुद अवाम साइकिल लेने की औकात नहीं रख रही, लेकिन आप सब कुछ उनके पैसों से कर रहे हैं, आपसे मांग क्या रहे हैं? कोई देखिए, कोई भी गरीब यहाँ से अभी पकड़ ले, मुझसे भी ज्यादा कौन गरीब है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने इनको कभी कहा है कि मुझे रोटी दे दे? आपने कभी कहा इनको रोटी भाई मुझे खाने को दे दे? हम क्या कहते हैं यार मुल्क के लिए बेहतर कर दे, जो मुल्क के लिए ठीक होगा, हम इस मुल्क के रहने वाले सिटीजन है, हमारे लिए बेहतर हो जाए। सिर्फ ये बात करते हैं कि इंटरनल पॉलिसीज के साथ साथ अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज को भी बेहतर किया जाए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर किया जाए, नेबर कंट्री के साथ बना कर रखे। भाई वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है, पाकिस्तान एक बदकिस्मत तरीन कौम है जिसकी अपने किसी हमसाए के साथ नहीं बनती है। देखिए किसने बनानी? आपने नहीं बनानी, मैंने नहीं बनानी, हम एक सोशल वर्कर है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात वहां तक हमारी जाती जहां तक हम बस पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान ये पॉलिसी बनाए ना, और भाई अपने हम हमसायों से बेहतर रखें। अगर आप एज ए सियासतदान नहीं रख सकते, एज ए मुसलमान ही रख ले। जब हमारे कुरान में, हमारे दीन में ये हुक्म है, जब तक आपका पड़ोसी नहीं राजी आपसे रब नहीं राजी, तो इस चीज को सोचते हुए आप कर लें। और दूसरी सेकंड बात ये है कि भाई उनके मुल्क का इलेक्शन हुआ है, वहीं पर डिस्कस होगा। हमारे मुल्क का इलेक्शन होता है, हम खाना काबा में जाके डिस्कस करते हैं, वहां पर हम अपने लीडर के नारे लगाते हैं। ठीक है, नो डाउट मैं भी इमरान से बहुत प्यार करता हूँ, ये नहीं कि मेरे मुल्क का, वो मेरे मुल्क का साबिक वजीर आजम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये नहीं है कि मेरे वजीर आजम साहब का वजीर आजम का नारा खाना काबा में लगे जहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको सऊदी अरेबिया कह रहे हैं यार अपने मुल्क के मामले अपने मुल्क में रखें, आप वहाँ अगर चंद एक सियासी जमातें आपस में नारे कसने लग जाती है। आप लंदन में जाते हैं, वहाँ पर नवाज शरीफ का घर है या वहाँ पर किसी भी और सियासतदान का घर है, आप वहाँ पर नारे लगाने लग जाते हैं, तो इससे आप क्या पैगाम दे रहे हैं? जब आप अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क के अंदर नहीं रखेंगे, फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी। जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क में डिस्कस करें, देखिए इलेक्शन इधर हुआ है, आप सऊदी अरेबिया में जाके डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्शन में धांधली चले मैं मान लेता हूँ पाकिस्तान में हुई है, आप लंदन में जाके चोर चोर के नारे लगा रहे, वो किस मुल्क का वजीर आजम है जिसके खिलाफ आप नारे लगा रहे? वो पाकिस्तान का वजीर आजम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो यही चीज है ना, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो चाहे धांधली से आया है, चाहे वो चोर दरवाजे से आया है, चाहे वो बूट पॉलिश करके आया है,
जैसे भी आया वो मुल्क का वजीर आजम तो नवाज शरीफ बन के बैठ गया है ना। जब आप उसको बाहर जाके डीरेल करेंगे, एक साबिक वजीर आजम को जब वहां की आवाम देख रही होगी कि ये कौन गुजरा है, वो बताएंगे साहब का वजीर आजम नवाज शरीफ गुजरा है। वो किस मुल्क का जी? पाकिस्तान का जी। बेइज्जती तो पाकिस्तान की हुई ना। आप इससे, मैं आपको एक बड़े वसूख के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर 199 पासपोर्ट है जिन मुल्कों के पास है, उसमें पाकिस्तान का नंबर कितना है? 197। यानी कि उल्टा हम तीसरे नंबर से हैं, यानी कि बैक से हम तीसरे नंबर पे हैं। यानी कि हमारे इस्लामिक जमहूरिया, यानी कि थोड़ी देर आप पाकिस्तानियों को मैं कहना चाह रहा हूँ, और जहाँ जहाँ दुनिया में पाकिस्तानी सुन रहे हो या कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी सुन रही है, एक मिनट के लिए अपने जरा दिमाग से एक बात सोचिएगा कि जो मुल्क के पास, जिस मुल्क के पास एटमी कुव्वत हो, जिस मुल्क के पास 7,50,000 कमोबेश आर्मी हो, जिस मुल्क के पास जाबाज किस्म की फोर्स हो, जिस मुल्क के पास मुजाहिदीन की कमी ना हो, जिस मुल्क के पास सोना हो, उसके पास हर चीज, एग्रीकल्चर की बेशुमार चीजें हो, वो मुल्क 197 के ऊपर अपने आप को लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है और अपनी पॉलिसी को बेहतर करने की जरूरत है। सर, कोई पिछले साल तक ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली से जीत जाएंगे, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ। आम आदमी पार्टी के हारने की वजह आपके नज़दीक क्या है, और नरेंद्र मोदी के जीतने की वजह आपके पास क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ कि वहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा इंडिया में बातें होती हैं। ये मैं आपको अब इंडिया के अंदर की बात बताने लगा हूँ। अब आवाम इससे एग्री करे या डिसएग्री करे, आपकी ऑडियंस, ये उन पे छोड़ता हूँ क्योंकि वो इंडिया से ज़्यादा हमें देख रहे हैं। मुसलमानों का बड़ा नाम यूज़ किया जाता था नई दिल्ली के अंदर, और इसके ऑपोजिट गुजरात का कसाब कहा जाता है नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी को अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी पॉलिसी को बेहतर करने के लिए, ये उनके पास आखिरी चांस था। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि अगला वजीर आजम दोबारा फिर शायद नरेंद्र मोदी बन पाए, क्योंकि उनके जो कवानीन है, उनके मामलात है, शायद कुछ उनसे बेहतर आ जाए, या बीजेपी उम्मीदवार ही किसी और को चुन दे। जैसे कि हम सुनने में आ रहा है डॉक्टर एस जयशंकर को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनाने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के पास आखिरी चांस था अपने आप को मनवाने के लिए। जिस तरह हम कह रहे हैं उनके वो रील्स बन रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फनी क्लिप बन रहे थे, तो यही था। देखें, वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं ऐसे देखने को मिल रहा कि वो अग्रवाल जो है वो कुछ इस तरह की पॉलिसी उनकी हो जो आवाम दुश्मन हो, बट आवाम को कुछ बेहतर चाहिए। यानी कि उनको कोई ना कोई मजीद बेहतरी की ज़रूरत थी। वो नरेंद्र मोदी की तरफ इस वजह से गए हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि यार एक मुल्क का वजीर आज़म है, और ठीक है उसके नीचे ये मेरा नई दिल्ली का चल रहा है, तो हमें दिल्ली वालों को मजीद तरक्की की ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने 48 सीट के ऊपर उनको जितवा दिया। अनफॉर्चुनेट, मतलब इतनी बड़ी आपने सिंगल हेडेड उनको दे दी है कि अब चाहे कोई भी वो वज़ीर आला अपना लगाए, कुछ भी लगाए, मतलब उनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ चुकी है। अब देखें, अभी 1-2 दिनों के अंदर रिजल्ट हमारे सामने मजीद आएगा कि उनका वज़ीर आला कौन जा रहा है। पहले तो उन्होंने बड़ी नवजोत सिंह सिद्धू को ऑफर करवाई थी, सिद्धू को 2014 में ऑफर करवाई थी कि आप पंजाब को छोड़ के दिल्ली में आए, हम आपको यहाँ पर लगाएंगे, आपको सीएम मतलब दिल्ली का लगाएंगे, बट वो नहीं आया। अब देखें कि नरेंद्र मोदी के पास सेकंड ऑप्शन क्या है या थर्ड ऑप्शन के ऊपर वो क्या जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, कि कौन उनका वजीर आला बनेगा और अपने सूबे को लेके चलेगा। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ पर रह रहे हैं। इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी आप देखें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला चले, बल्कि पिछले दिनों अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एक क्रैकडाउन भी शुरू किया गया था कि जितने भी बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और जिनके पास जो है वो पेपर्स नहीं है, उन्हें जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाएगा। देखिए, वो भी देखें, सबसे ज्यादा आवाम रह रही कोलकाता के अंदर, बंगाल, लेकिन वहां से क्रैकडाउन नहीं शुरू हुआ, नई दिल्ली से शुरू हुआ। और हुआ भी किससे, मैंने पहले भी बता चुका आपके प्रोग्राम में, वहाँ के एक मुंतजिम है जिसको हम अमीर कहते हैं उर्दू जुबान में, जिसको हम लीडर कहते हैं मुसलमानों का नई दिल्ली के अंदर, उसने ये कहा था कि बांग्लादेशी जितने भी यहाँ पर है उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि हमें अब इनसे खतरा है कि शायद ये आके कोई ब्लास्ट ना कर दें हमारे मदारिस के अंदर या मस्जिद के अंदर, कोई बम ब्लास्ट या कोई इस तरह की इनलीगल कोई हरकत ना कर दें जिससे मुसलमानों का इमेज खराब हो या नई दिल्ली के अंदर जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम हो। अब वो तो वहाँ से निकल गए, अब यहाँ पर बांग्लादेशी अभी भी मौजूद है। मेरा जहाँ पर ये ख्याल है कि अवाम ने शायद उनको वोट ही इस वजह से दिया है कि हमारे परचम को जलाया गया, हमारी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हुआ, तो आप आए इधर भी और यहाँ से भी सवाल। बांग्लादेशियों ने क्या नहीं किया, इंडिया के परचम की बेहुरमती की गई बांग्लादेश में बांग्लादेशियों की जानिब से, तो हर एक्शन का रिएक्शन तो फिर आता है ना। अब आप देखें कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करने निकल पड़ा है। यहाँ पर मैं एक खबर ब्रेक करना और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको कमिंग अप में प्लीज़ लगा दीजिएगा। मैं ये बता दूं कि यहाँ पर
मैं इंडिया को एक बिल्कुल एक वार्न देना चाहता हूँ और उनको एक बात बताना चाहता हूँ, उनको आइडिया भी होगा, लेकिन आपके तसव्वुर से मैं उनको बता देता हूँ, आपने वहां पर जो पैसे लगाए हैं ना इंडिया ने, वो बहुत जल्द डूबने वाले हैं। अफगानिस्तान में डूबने वाले। हकानी और अफगानी ग्रुपों की आपस में लड़ाई चल पड़ी है पिछले 3 दिनों से। मैं कहीं पर बिजी था वरना, और मुझे थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, वरना मैंने अपने चैनल पे ब्रेक करनी थी खबर। उनकी आपस में लड़ाई चल रही है अफगानियों की। एक आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, जब उनको आपस में लड़ाई का मौका नहीं ना मिलता, मतलब जब वो बाहर की कंट्री से नहीं लड़ रहे होते या उनको इस तरह का नहीं आपस में ग्रुप बना के बाहर लड़े, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब हकानी और अफगानी ग्रुप ये दोनों लड़ रहे आपस में, हुकूमत से अलहदगी कर ली है। हकानी ग्रुप ने हुकूमत से अलहदगी कर ली है और इंडिया की कहीं ना कहीं वहां पर भी इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है। और मैं इंडिया को भी पैगाम देना चाहता हूं कि आप कब तक ये सोचेंगे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? कब तक आप पाकिस्तान के खिलाफ फंडिंग करेंगे? कब तक आप सोचेंगे कि यार कि ये जिस तरह आप देखें, आपने बांग्लादेश को 100 करोड़ दे दिया, 120 करोड़, मैं फिगर 120 करोड़ उन्होंने दे दिया। कितना कुछ हुआ, फिर भी 120 करोड़ दे दिया ना। क्यों, वजह क्या है? यही तो वजह आ रही है। यहीं पर तो, यहाँ पर देखिए, हमने तो आपका कभी परचम भी नहीं जलाया, ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा इंडिया के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है। हमेशा इंडिया ने ये बात की है कि भाई हम ऐसे मुल्क के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते जो हमारे मुल्क में आए और हमारे मुल्क में आके लोगों को मारे। हमने इवन के चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया को बड़े मनाने की कोशिश की कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। हमेशा इंडिया ने जो है पाकिस्तान को जो है नज़रअंदाज किया और पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इंडिया ने हमेशा कहा है कि नहीं भाई, हमें करनी ही नहीं है दोस्ती। देखिए, इंडिया नो डाउट इस वक्त दुनिया की तीसरी और चौथी पावर बना बैठा है, बट उसको हमारे साथ भी ताल्लुक, देखिए आपको डर रहता है, आपके दिमाग में ये चीज है, इंडिया माने या ना माने, उनके दिमाग में ये चीज जरूर है कि शायद कभी ना कभी बॉर्डर से हमला हो जाए। अच्छा है ना इस चीज? देखिए, ऑनेस्ट बात है, ऑनेस्ट बात ना करेंगे तो हम पे भी लानत कि हम सच्ची बात को आगे ना पहुंचाएं। हमें भी डर है कि इंडिया हम पे हमला ना कर दे। इस डर के ऊपर हमने अभी कितने उन्होंने पैसे लगा दिए, 9.5% उन्होंने अपने दिफाई इदारों के लिए बढ़ा दिए। मतलब इतना पैसा आप अपने अगर दिफाई इदारों पे लगा रहे हैं और हम भी अपने बजट के ऊपर लगा रहे हैं, नो डाउट आपने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप में प्रॉब्लम है। आप अपने हमसायों से इनसिक्योर है। आप देखें, इंडिया पाकिस्तानी बॉर्डर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। डर है ना, चाहिए किसी तरह का भी डर है ना कि यार कोई हमला ना हो जाए, यार हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए। 250 किलोमीटर तक वो सेव करे बैठे अपने बॉर्डर्स को। हम भी देखें, कम से कम 120 किलोमीटर तक हमने भी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने भी नहीं की, उन्होंने भी नहीं की। यार अभी तो दोस्ती कर लें, कब तक हम तमाशा बनेंगे? कब तक हम बंगालियों को भी दे के अपने गले पड़वाते रहेंगे? अब आपने अफगानियों को देने शुरू कर दिए, वो गले पड़ रहे। अफगानी कभी भी नहीं सके बनेंगे। इंडिया ने रखे अपने घर पे अफगानी, क्या सिला मिला है इनको? नहीं ना रखे इन्होंने। हमें क्या सिला मिला है? बंगालियों को रखे इन लोगों ने क्या सिला ले लिया? 2 करोड़ को पाला है इन्होंने, हमने भी यहाँ पर यार 25 लाख को पाला है। आपने 2 करोड़ को पाल लिया। आपके परचम उन्होंने जला दिए, आपकी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने जुल्म बर्बियत के नई मिसालें कायम कर दी। आपके मंदिर डिमोलिश कर दिए, आपके पंडित को उन्होंने बांध कर मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया। ठीक है, आपने फिर भी 120 करोड़ रख लिए। शेम ऑन यू इंडिया। मैं इस बात पे शेम का, इनको शर्म आनी चाहिए। क्यों रख लिया आपने 120 करोड़? इस वजह से दिया कि आपके मंदिर डिमोलिश कर दिए, या इस वजह से दिया आपके परचम उन्होंने जला दिए, या फिर आप अब अफगानिस्तान को 100 करोड़ से ज्यादा देने जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमान स्टेट है, हम तो कुफार से नफरत करते हैं। तो आप फिर क्या है? हिंदू कम्युनिटी है। फिर हम तो इनको हिंदू कम्युनिटी कहते हैं ना, ऐसे मुस्लिम तो ये काफिर है हमारे लिए। काफिर की डेफिनेशन भी कर देते हैं अगर किसी को बुरा लगे। मुनकर जो मना करते हैं, जो कहते हैं मुनकर होता है, वो काफिर है। तो ये तो है हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर ये काम करें, अब अफगानिस्तान को पैसे देके पाकिस्तान को कहेंगे आप हमला करें, या बांग्लादेश को दे रहे हैं, वो पाकिस्तान से आदमी मिला रहे हैं। मुझे इस बात पे आ रही है कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर खड़े होके ये नैरेटिव बिल्ड किया कि बांग्लादेश आपके साथ गलत कर रहा है, बांग्लादेश आपके साथ ज्यादती कर रहा है। आप अब हमें गलत साबित कर रहे हैं। आप बांग्लादेश को पैसे दे रहे हैं उल्टा। हमने यहाँ पर आपकी हर बात को माना। आपके साथ ज्यादती हुई आपकी कम्युनिटी के साथ, हमने वो यहाँ पर हाईलाइट की। हमने ये कहा कि आपको 50 साल उन्होंने पाला है। हमने ये कहा कि 1971 में आपने उनको सपोर्ट किया। हमने ये कहा कि आपने उनको बिजली दी। हमने यहाँ पर ये कहा आपने उनको चावल दिए। हमने ये यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी जानों के ऊपर खेल के हमने ये नैरेटिव आपके सामने लेके आए
कि आप बेहतर कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने 20 करोड़ उनको 120 करोड़ देके आपने हमारे मुंह के ऊपर भी तमाचा मारा है कि ये लो हमने उनको 120 करोड़ दे दिए। यानी कि हमने जो नैरेटिव बिल्ड किया था हमारा तो वो बढ़ गया ना सारे का सारा। हमने आपके झंडे को ऊपर रखा, हमने आपके नैरेटिव को ऊपर रखा, हमने कहा कि नहीं बांग्लादेश चाहे हमसे जुदा हुआ था लेकिन अब वो आपके साथ गलत कर रहा है। आपने उनके 2 करोड़ लोगों को पाला, आपने उनके जितने भी बीमार लोग थे उनको आपने हॉस्पिटलों में जगह दी, जिसने लंबी फ्लाइट लेनी होती थी वो दिल्ली में जाता था। हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अपनी आवाम से आपको सपोर्ट करवाया, लेकिन आपने क्या किया? आपने 120 करोड़ दे दिए, आपने अफगानिस्तान को 100 करोड़ दे दिए। अफगानिस्तान अगर हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है या हमारे मुसलमान कंट्री के ऊपर वो हमला कर रहा है या हमारा अमन खराब कर रहा है या हमने 40 साल उनको पाला है या वो हमारे साथ हमने चाहे डॉलर लिए, मैं सीना तान के कहता हूं हमने डॉलर लिए, हमारा मुल्क नहीं स्टेबल था, हमें अक़वामी मुत्तहिदा हमने यूएनएन से ये करारदाद मंजूर हुई, हमें पैसे मिले, हमने अफगानियों को पाला और हमने दहशतगर्द भी पाले अपने मुल्क के अंदर। आपने क्या किया? आपने बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्द नहीं, इंडिया में बांग्लादेशियों को रख के दहशतगर्द नहीं पाले। कैसे दहशतगर्द पाले? सैफ अली पे हमला करने वाला कौन निकला? शाहरुख खान के घर में उससे पहले जो गया वो कौन निकला? बांग्लादेशी नहीं निकला। आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ पर अमन खराब कर रहे हैं और बांग्लादेशियों को आपने 120 करोड़ दे दिए। फिर इसका मतलब आप गलत हैं, आपकी कहीं ना कहीं खारजा पॉलिसी को आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। आपके वजीर वहां पर गया, आपका सेक्रेटरी गया वजीर खारजा का, उसको उन्होंने दुखला के कह दिया जा भाई हम नहीं तेरी बात मान रहे, आपने फिर भी उनको 120 करोड़ दिए। आपने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी है, हमने इनको कई मन चावल देने, हमने बात को स्टैंड किया, हमने फिर प्रोग्राम किया आपके लिए, हमने कहा नहीं भाई इंडिया अब भी ठीक कह रहा है कि हमने जो वादा किया था हमने पूरा किया। ये कौन सा वादा था कि आपने बजट में 120 करोड़ दे दिए? वो यहाँ पर हमारे से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, आपने अफगानिस्तान को 100 करोड़ उठा के दे दिए। बताएं क्या वजह, क्यों 100 करोड़ आपने दिए? क्या यहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए मजीद असला खरीदे ताकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम आपकी बात करते हैं हम वो बात ना कर सके, ताकि वो हमारे दिफाई इदारों के ऊपर हमला करे? क्यों 100 करोड़ देने की जरूरत क्या पेश आई आपको? उनके पास वो कर्ज में डूबे पड़े नहीं, अफगानियों के ऊपर नहीं कर्ज। वहां पर डॉलर कितने का है? 86 रुपीज का डॉलर है वहां पर। हमारे इधर कितने का है? 280 रुपए का डॉलर है, लगभग 270 रुपए का डॉलर है। हमें जरूरत है पैसों की, ज्यादा उनको जरूरत है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एड रोकी, इंडिया की नहीं रोकी। इन्होंने अमेरिका के साथ देखें दोस्ती नहीं बढ़ाते, अमेरिका के साथ इनका प्रॉब्लम नहीं चल रहा, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? हाथ बांध के भेज दिए इनके, कहती अभी यहाँ पर यह है कि नरेंद्र मोदी शायद अपना दौरा भी कैंसिल कर दे। उनको ये लग रहा था कि रूस के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे। पूरी दुनिया को ट्रंप ने इस वक्त कर दिया है कि ये मतलब किसी के उसने टैरिफ लगा दिया, किसी के ऊपर ने इंडिया पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर? इंडिया पे नहीं लगाया, लेकिन बाकी कंट्रीज पे टैरिफ लग चुका है, इंडिया पे अभी तक नहीं लगा, कंफर्मेशन नहीं आई इंडिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लगाएंगे। और इंडिया ने, अगर इंडिया पे टैरिफ नहीं लगना था तो इंडिया के सेक्रेटरी को कहने की क्या जरूरत थी, उनके एम्बेसडर को, कि हम तो चीजें 3-4 लेते हैं, हमें तो अगर लगा भी देंगे 50% भी लगा देंगे, 100% भी लगा देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम? इसका मतलब कनाडा पे लगाया गया, यूके पे लगाया गया, मैक्सिको पे लगाया गया, लेकिन अभी तक इंडिया पे नहीं लगाया गया। और इसका फायदा इंडिया को होगा, इंडिया की उनके साथ जो ट्रेड है वो बूस्ट पकड़ेगी। देखिए बूस्ट पकड़ेगी, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए उन पैसे रोके उन्होंने। आपके पास नहीं खबर, मेरे पास है, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इंडिया के भी पैसे रुक गए। ठीक है, जो आते हैं, मतलब एक साइड पे यूनाइटेड स्टेट चाहे किसी काम में भी देता है, अब आवाम नीचे कमेंट सेक्शन में कहने लग जाएगी फलां जगह पे पैसे देता है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट में देता है या उनके, यार ए से लेके जेड तक इंडिया में अगर अमेरिका किसी किस्म का भी कोई पैसा देता है, आपके पास पैसा आता है, आपने क्या सोचकर वो पैसा आपका रुक गया? आपने पाकिस्तान के मुखालिफ, आपने पहले कब अफगानिस्तान को पैसा दिया बताएं? पिछले 5 सालों में दिया इन्होंने पैसा। आप भूटान को दे रहे थे, हम भी अंडरस्टैंड करते हैं यार भूटान को दे। आप नेपाल को दे रहे हैं पैसे, हम भी अंडरस्टैंड करते हैं आप नेपाल को दे। आपने बांग्लादेश को किस चक्रों में पैसा दिया? और आपने, ठीक है यहाँ पर अब ये भी आवाम कहेगी यार हमारा पैसा हम जिसको मर्जी दे, आपने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को क्यों पैसा दे दिया? यानी कि हम आपसे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और आप हमारे पड़ोसी मुल्कों को पैसे दें ताकि वो हमारे ऊपर और ठुकाई करे, ताकि इधर मुल्क में और नैरेटिव बिल्ड हो कि हमारे इंडिया खिलाफ है। और हमारा आपने क्या किया? जो पाकिस्तानी लाहौरी यूट्यूबर जो आपके लिए अपने चैनल भी बंद करके बैठ गए थे, जो आपके लिए आपकी पॉलिसी को डिस्कस करने के चक्करों में अपनी जानें भी खतरे में डाल ली, हर चीज खतरे में डाल ली आपके लिए, और आपने 120 करोड़ देकर और 100 करोड़ उधर देकर आपने हमारे यूट्यूबर सोशल मीडिया के मुंह के ऊपर आपने तमाचा मारा। आपने कहा ये लो हमने दिया, आप जो कह रहे हो बात करने दो, हमें क्या लगे आपसे। तो हमें भी अब सोचना पड़ेगा, हमें भी शायद अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यू करना पड़ेगा, हमें भी अब शायद ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इंडियन कंटेंट पे काम करें या ना करें। क्योंकि हमने जो किया था, हमने पिछले
5 अगस्त से लेके आप सना यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, सना अमजद, आप शायला पे चले जाएं, शुएब चौधरी पे चले जाएं, मेरा नया चैनल बना मैं तनवीर, उस पे आप चले जाएं, आप सब पे देख लें। हमने यार आपको ठीक ठाक सपोर्ट किया, व्यूज के चक्करों में कोई भी नहीं सपोर्ट करता, अपना जमीर नहीं बेचते हम, लेकिन आप उस पर राइट पे थे, हमने इस वजह से आपको सपोर्ट किया। आपने पकड़ के हमारा नैरेटिव, हम जो अपने, देखिए सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, हमने अपनी इदारों से टक्कर नहीं ली। आपके साथ क्या कुछ हुआ पूरी ऑडियंस को आपने बताया, शुएब के साथ क्या कुछ है सब बताया, हमने सब कुछ डिस्कस किया। हम बता रहे हैं कि यार ये कुछ हो रहा है, लेकिन हम आपके साथ हैं क्योंकि आप सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके खिलाफ हम हैं इन चीज़ों के, क्योंकि आपने 120 करोड़ उनको दिया है। या तो आपकी जो इंडियन जो है आपके एम्बेसडर है, या तो सीधा सीधा पाकिस्तानी सोशल मीडिया के यूट्यूबरों से या तो माफ़ी मांगे, या कहे कि यार हमने तब गलत किया, या हमें कम से कम हमें ये कह दे कि भाई आपने गलत किया है, आपने हमारी सपोर्ट की, आपने बांग्लादेश के खिलाफ बातें करते रहो, आपने अफगानिस्तान के हक में भी वीडियोस बनाई है, आप गलत है, हम ठीक है, तो हम भी माजरत करके आज के बाद इनके इंडियन कंटेंट पे काम करना बंद कर देंगे, या फिर आपको अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर हमारे पड़ोसी मुल्क, हमें नहीं आप अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं, आप रशिया के साथ क्या कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, आप चाइना के लद्दाख के बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, हमें मतलब है आप बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं, हमें मतलब है आप ईरान के साथ क्या कर रहे हैं, हमें मतलब है कि आप आज़रबाईजान के साथ क्या करें, हमें मतलब है आप अफगानिस्तान के साथ क्या करें, हमें इनसे मतलब है। या तो आपने हमें हमारी जो इतनी मेहनत थी आपने उस पर पानी फेरा है, हमें अपनी कौम के सामने शर्मिंदा किया आपने, हमारी आवाम के सामने हमें शर्मिंदा किया। मुझे एक बंदे ने सुबह घेर लिया, क्योंकि मेहर भाई क्या आप इंडिया इंडिया करते रहते थे, क्या इंडिया के साथ ज्यादती की, क्या इंडिया का परचम जलाया, क्या उनकी यूनिवर्सिटीज के आगे बच्चों ने पाँव रख के चला, 120 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने, ये दिए कि और परचम लेके और जलाओ। ये उस बंदे के मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मुझे उसने कहा उन्होंने 120 करोड़ दिए, जाए और परचम लेके आए, या और इसका असला खरीदे, या और इसके हथियार खरीदे, हमारे जो मंदिर डिमोलिश वो भी करें, आप हमारे परचम को भी पाँव के तले रहोगे। क्या जवाब रह गया हमारे पास? कोई जवाब नहीं रह गया। तो मैं तो खुद भी ये सोचने पे मजबूर हूँ, और हमारे यूट्यूबर सारे पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं, आपकी ये दो तरह की पॉलिसी के ऊपर शायद हम भी रिव्यू करने जाएं कि हम इंडियन कंटेंट पे शायद काम आगे कर सकें या ना करें।